द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रेखा चित्र। आपने देखा होगा कई बार पेंसिल से स्केच बनाते हैं ना चित्र का, किसी भी व्यक्ति की तस्वीर बना देते हैं पेंसिल से, तो उस रेखा चित्र से मतलब है। ये खुशवंत सिंह का लिखा हुआ चैप्टर है, और चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो 7 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, जो पीछे भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन होगा राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंडमदर, दादी माँ का चरित्र का चित्रण कीजिए या चारित्र चित्रण कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन है इसका, और बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चन बीच में बनते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। बड़े क्वेश्चन को मैंने इसलिए पहले बताया है ताकि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो चैप्टर को पढ़ते समय आप इसमें से उसके पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलें। ये इसके कैरेक्टर का पॉइंट बन सकता है या बनता है। अबाउट द राइटर देखिए, इसको बंद कर देगा। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह भारत के जाने माने प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लेखकों में से एक है। ख्याति प्राप्त लेखकों में से एक है। खुशवंत सिंह भारत के प्रख्यात लेखकों में से एक है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, और एक लेखक होने के साथ साथ ही हैज बीन अ लॉयर, वो वकील रहे हैं। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लोगों के संबंधों के अधिकारी रहे हैं। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और एक पत्रिका का नाम है जो वीकली मैगजीन की, उसका नाम क्या है? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इसके आप संपादक रहे हैं। Two of his most famous novels are Train to Pakistan. इनके 2 उपन्यास काफी प्रसिद्ध रहे हैं। एक तो ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए ट्रेन, 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। एंड आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, और मैं बुलबुल को नहीं सुनूंगा, मैं बुलबुल की आवाज नहीं सुनूंगा या बुलबुल के गाने नहीं सुनूंगा। ये 1961 में प्रकाशित हुआ था, और ये दोनों के दोनों ही नॉवल काफी प्रसिद्ध रहे हैं खुशवंत सिंह के। माय ग्रैंडमदर, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी खुद की माँ का वर्णन करते हैं, सॉरी दादी माँ का, अपनी खुद की दादी माँ को लेकर लिखते हैं। और देखिए क्या लिखते हैं। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ भी दूसरे लोगों की दादी माओं के जैसे ही एक वृद्धा महिला थी। अब दादी माँ की तो वृद्धा ही होगी, लेकिन कहता है कि मेरी दादी माँ दूसरे लोगों की दादी माओं के जैसे ही वृद्धा महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 साल से जैसे कि मैं उसको जानता हूं। किसको? मेरी दादी माँ। पिछले 20 साल से जैसे कि मैं उसको जानता हूं। वो कैसी थी? ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो वृद्धा थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है? झुर्रियां पड़ा होना। रिंकल का मतलब झुर्रियां। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, वृद्धा थी। पिछले 20 साल से मैंने मेरी दादी माँ को इसी प्रकार से देखा है। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ किसी जमाने के अंदर बहुत जवान और सुंदर हुआ करती। लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ एक जमाने में युवा हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी, प्रीटी, आकर्षक, बहुत ज्यादा सुंदर होती थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये बात मेरे लिए विश्वास करना कठिन है। मेरे को इस बात पर विश्वास नहीं होता, ये लेखक कहता है। वैसे मेरी दादी माँ पिछले 20 सालों से तो मैं जानता हूं,
वरदा है, बूटी है, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। लेकिन लोग कहते हैं कि तेरी दादी माँ किसी जमाने में बड़ी युवा जवान हुआ करती थी, पीढ़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी, जिस पर विश्वास करना मेरे को कठिन है। My grandfather's portrait hang above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का छाया चित्र हमारे ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, लेखक की दादी माँ कैसी दिखती थी? दूसरा क्वेश्चन, लेखक के दादाजी को पोर्ट्रेट में या पोर्ट्रेट में लेखक के दादाजी का वर्णन कीजिए। तो आप देखना, हमारे ड्राइंग हॉल में जो पोर्ट्रेट लगा हुआ था मेरे दादाजी का, वो कैसा था? ही वॉर ए बिग टर्बन, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, लूज फिटिंग क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े थे वो ढीले डाले थे, लूज फिटिंग वाले थे। His long white beard covered the breast part of his chest. और मेरे दादाजी की जो दाढ़ी थी सफेद रंग की, उनकी दाढ़ी, उनका जो सीना था, जो चेस्ट था, उसके अधिकतर हिस्से को कवर करती थी। मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि उनका जो सीना था, जो चेस्ट था, मोस्टली उनकी दाढ़ी से ढका रहता था। And he looked at least 100 years old. और मेरे दादाजी कम से कम 100 वर्ष की उम्र के लगते थे, कम से कम 100 साल वृद्ध लगते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. मुझे मेरे दादाजी ऐसे लगते ही नहीं थे कि जिनके एक पत्नी हो और उनके बच्चे हो। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मेरे दादाजी की कोई पत्नी हो और उनके बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मेरे दादाजी को इतने वृद्ध लगते थे, इतने वृद्ध लगते थे कि उनको देखकर लगता है कि इनके तो बहुत सारे पोते पोती होंगे। एक तो बच्चों के पिता तो वो दिखते ही नहीं थे दादा। यानी उम्र के हिसाब से बेटों के बेटे पोते और उनके भी बेटे हो गए होंगे तो परपोते। कहने का मतलब एक से ज्यादा पोते या बेटे बेटी उनके लगते हैं। ऐसी उम्र के मेरे दादाजी उस पोर्ट्रेट में दिखते हैं। एज फॉर माई ग्रैंडमदर, जैसे कि मेरी दादी माँ के बारे में बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसे कि मेरी दादी माँ की जवानी और उसकी सुंदरता की बात है, जैसे कि मेरी दादी माँ की युवा अवस्था और उसकी आकर्षण की बात है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो ये विचार मेरे लिए एक प्रकार से रिवोल्टिंग का विद्रोह पैदा करने वाला था। यानी कि इस विचार को लेकर मेरे खुद के ही जो विचार थे वो विद्रोह करते थे। कहने का मतलब लेखक ये बताना चाहता है कि दादाजी की पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यह आदमी कभी मेरी दादी का पति रहा होगा। क्यों? क्योंकि दादाजी तो इतनी बड़ी उम्र के लगते हैं और मेरी दादी मां को पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, जैसी है वैसी की वैसी है। She often told us the games she used to play as a child. मेरी वो दादी अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो खेल वो बचपन में खेलती थी। हम भी बताते हैं अपने बच्चों को, तुम भी बताना जब अपने हो कभी कि हम किस प्रकार के गेम्स खेलते थे। तो लेखक कहता है कि मेरी दादी हमें उन खेलों के बारे में बताती थी जो खेल कभी वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables and the prophets she used to tell us. जब दादी उन खेलों के बारे में बताती तो हमें विश्वास ही नहीं होता।
उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई काल्पनिक कहानियां सुना रही है। कई बार काल्पनिक कहानी सुनाते हैं ना जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो दादी माँ जब खेलों के बारे में बताती थी कि बेटा हमारे जमाने में ऐसे खेल होते थे, एक लड़का आगे दौड़ता था, बाकी के 10 उसको पकड़ने के लिए दौड़ते थे, फिर जो उसको पकड़ लेता था फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता था। दादी ये भी कोई खेल हुआ क्या? क्योंकि आज के जो गेम्स हैं वो अलग तरीके के हो गए। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम क्रिकेट खेलने को मिल जाता है बच्चों को, तो वो ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं, वरना आउटडोर कोई गेम्स रहे ही नहीं, सब इंडोर, सब कुछ इंडोर। तो दादी उन खेलों के बारे में बताती तो हमें विश्वास ही नहीं होता, हमें अनडिग्निफाइड लगते, ऐसा लगता जैसे कि दादी कोई कथा सुना रही है। She had always been short and fat and slightly bent। ध्यान देना, ये 2 पॉइंट एक साथ मिल रहे हैं। दादी का कैरेक्टर स्केच, a short lady, थिगनी औरत। मेरी दादी थिगनी करती थी। दूसरा टॉपिक, फैट एंड स्लाइटली बेंट लेडी। मेरी दादी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई, यानी हल्की सी कुब्बड़, थोड़ा सा बैंड था उसकी पीठ। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। और उसका जो चेहरा था उस पर झुर्रियां हर एक स्थान से हर एक स्थान तक काटने वाली लाइनों के रूप में पड़ी हुई है। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर। कहने का मतलब पूरा चेहरे के ऊपर लाइनें थी, क्रॉस ही क्रॉस लगी हुई थी। इतनी झुर्रियां पड़ी हुई थी मेरी दादी के चेहरे पे। No, we were certain she had always। No, we were certain she had always been as we had known her। और हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि हमारी दादी माँ हमेशा से वैसी ही थी जैसी कि हमने देखा है। क्योंकि पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूं, जैसी थी वैसी है। एक दिन का कोई फर्क न उसकी एक्टिविटी में, न उसके व्यवहार में, न उसकी फिजिक में नजर आता है। और so terribly old that she could not have grown older। मेरी दादी माँ इतनी वर्दा थी कि अब और वर्दा हो ही नहीं सकती। देखिए, हर चीज की अपनी चरम स्थिति होती है। हर जो चीज होती है उसका अपना चरम होता है। अवस्था भी एक है जिसमें परिवर्तन का एक चरम होगा कि आप कहां तक उसमें परिवर्तन हो सकता है। एक 5 साल का बच्चा है, फिर वो 10 साल का हो गया, फिर वो 15 साल का हो गया, और 15 साल के बच्चे को आप 3-4 साल के बच्चे की उसकी खुद की तस्वीर उसको दिखाओ। कभी घर वाले कहते हैं कि बेटा देख तू ये था, तो वो विश्वास ही नहीं करता। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये मैं हूं ही नहीं, कभी विश्वास नहीं। और ये रियलिटी है। आपके बचपन की कोई फोटो पड़ी हो आपके घर पे, या आपकी मम्मी कहे कि बेटा ये तू था, तो कभी उसको देखना बहुत है, आपको भी लगेगा कि ये मेरी तो नहीं हो सकती। मेरे को भी दिखाई थी मेरी मम्मी नहीं, मेरे छोटी सी थी, उसको देखकर मुझे नहीं लगा कि वो मेरी थी, क्योंकि उसमें जो बच्चा था उसने कपड़े ही नहीं पहने हुए थे। मुझे भी नजर नहीं आया कि ये नहीं था, लेकिन मेरी माँ कहती कि तू था, तो फिर मैंने मान लिया भाई नहीं था।
लेखक कहता है दादी माँ इतनी वृद्धा हो गई थी, इतनी वृद्धा हो गई थी कि वृद्धावस्था के चरम पे पहुंच कर चुकी थी, अब उससे ज्यादा वृद्ध हो ही नहीं सकती। मतलब जितना वृद्धावस्था का परिवर्तन दादी की गोदी में आना था वो आ चुका था। पिछले 20 साल से मैं देख रहा था वैसी की कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स। पिछले 20 साल से मेरी दादी इसी उम्र में थी, इसी प्रकार की थी। ये पीछे कोई 2-3 लड़के हैं जो बोल रहे हैं। लक्ष्कार बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहा है? बोल तो तेरे पड़ोसी पड़ोसी रहे। अब तो थोड़ा क्रेजियस में बेटा, सबके बोलने का साहस रख। कब तक डर कर दब कर बैठा रहेगा जिंदगी? She could never have been pretty. मुझे लगता है कि मेरी दादी माँ कभी पीटी नहीं रही। प्रीटी खूबसूरत, आकर्षक। मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी माँ कभी आकर्षक रही है, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन वो हमेशा से सुंदर जरूर थी। अब सुंदर को आप प्रीटी जो वर्ड है उसके साथ नहीं जोड़ सकते। वो एक अलग बात है कि हमें पता ही नहीं होता किसको प्रीटी कहना है, किसको ब्यूटीफुल कहना है। हम ये कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए। बाकी तो हम भी जानते हैं वास्तव में जो हम कह रहे हैं वो नहीं है। You are so handsome, बाबू। जिसको आप प्रीति कहते हैं लोग उसको ब्यूटीफुल मानने को तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि प्रीति, तो वो एक अलग बात है। लेखक नहीं मानता। लोग कहते हैं कि तेरी दादी बड़ी प्रीति थी, बहुत आकर्षक चेहरा था उसका। लेखक नहीं मानता। लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरी दादी कभी प्रीति थी। हाँ, ब्यूटीफुल जरूर थी, सुंदर जरूर थी। सी हवाई अबाउट द हाउस। ध्यान देना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीति और ब्यूटीफुल में अंतर क्या होता है? प्रीति और ब्यूटीफुल में अंतर क्या होता है? कौन पूछ रहा है? अभी थोड़ी देर बाद में पूछना होगा। सी हवाई अबाउट द हाउस। वो घर में घूमती रहती थी, घर में चलती रहती थी। In spotless white with one hand resting on his breast to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. लेकर कहता है कि मेरी दादी माँ को पूरे दिन भर घर में घूमते हुए आप देख सकते हो। एक हाथ कमर पे पीछे से। आपने देखा होगा कोई रियली वास्तव में वृद्ध व्यक्ति होता है, जब वो चलता है तो एक हाथ कमर पे रख लेता है पीछे, ताकि उसकी जो स्टूप है, जो थोड़ा सा उसका बैंड है बॉडी का, उसको बैलेंस कर सके। तो लेखक कहता है मेरी दादी माँ को आप घर में घूमती हुई देख सकते हो, देख सकते थे। एक हाथ उसकी पीठ पे हुआ करता था कमर पे बैलेंस बनाने के लिए, और दूसरा जो हाथ था वो हाथ उसकी माला के मोतियों को घुमाता रहता था। यानी दूसरे हाथ में उसकी माला होती थी और माला के जो बीट्स होते हैं उनको वो चलाती रहती थी। कहने का मतलब बड़ी रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी, हमेशा प्रार्थना में लीन रहती थी, हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। Her silver locks were scattered untiedily over her pale puckered face. उसके चांदी जैसे जो सफेद बाल थे वो उसके झुर्रियों पड़े हुए चेहरे पर ऊपर खापर बिखरे होते थे। अब दादी माँ आजकल की लड़कियों की जैसे तो थी नहीं, जो मोटरसाइकिल पर बैठी बैठी भी बालों की चोटी के अंदर रबड़ डाल ले, या फिर जहां पर भी बैठे हैं वहां तुरंत बाल ठीक करने की नौबत आ जाए। दादी माँ और वृद्धावस्था में थी, इसलिए उसके जो चांदी जैसे सफेद बाल थे
वो बालों की लटें अनटीडीली, यानी बिना किसी साफ सफाई के उसके चेहरे के ऊपर लटकी रहती थी, उसके चेहरे पर बिखरी रहती थी। एंड her lips constantly moved in inaudible prayer, और उसके जो होठ थे वो लगातार न सुने जाने वाली प्रार्थना में लीन रहते थे। अब आप कह सकते हैं कि जो दादी थी वो बड़ी धार्मिक थी। आप सोचिए 24 घंटे प्रार्थना में लीन रहने वाली महिला, हमेशा माला चलती रहती थी, होठ हिलते ही रहते थे। अब इसका मतलब क्या है? प्रार्थना ही करती थी। और देखिए, प्रेयर के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपको किसी भी पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है। ना आपको मंदिर की जरूरत है, ना आपको मस्जिद की जरूरत है। आपको जरूरत है तो उस अटैचमेंट की जो आपको आपकी आत्मा से मिला, वो अटैचमेंट जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को देखा हो, एक डोकरी गुड़िया और वो प्रार्थना कर रही है, राम नाम का जाप करते हैं बहुत सारे लोग, राम 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 राम, छोटा बच्चा कह रहा है भाई राम राम राम, छोटा राम 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 राम, फिर वो बच्चा भी आ गया, अरे दूर दूर राम 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 राम, वो नहीं होती प्रार्थना। दादी माँ माला भी फेर ली है, सामने चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है, दूध की तरफ नजर में ऊपर नहीं जाए, और जैसे दूध गर्म होने लगा पीढ़ी दूध, और फिर बाद में राम 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 राम। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ प्रेयर। जब आप मन से किसी चीज में संलग्न है ही नहीं, आप उसको प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? दादी मां किसी चीज पर ध्यान नहीं देती। दादी मां का काम था प्रार्थना में लीन रहना, उसके और हमेशा प्रार्थना में चलते रहते थे, उसके हाथ में रोजरी के बीच चलते रहते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक धार्मिक महिला थी। Yes, she was beautiful. हाँ, वह सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains. वह उसी प्रकार से थी जिस प्रकार पर्वतों में सफेद भूदृश्य होता है, सुंदर भूदृश्य होता है सर्दियों के समय में। लेकिन सर्दियों के पर्वतों के भूदृश्य की बात क्यों करता है? आपने देखा होगा सर्दियों में जो पर्वत होते हैं उन पर बर्फ गिर जाती है, और बर्फ गिरती है तो वो पूरे के पूरे पर्वतों का जो क्षेत्र होता है, जो भूदृश्य होता है, वो कैसे दिखाई देता है? सफेद सुहाना। तो लेखक कहता है मेरी दादी मां भी बिल्कुल सर्दियों में पर्वतों के सफेद भूदृश्य के जैसे नजर आती थी। कैसे? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यानी कि सफेद पवित्र और सुंदर सुंदर पवित्र सफेद सफेदिका एक्सपेंस विस्तार, यानी एक विस्तृत सफेद भूदृश्य। क्योंकि दादी मां के बाल कैसे थे? सफेद। और जिस प्रकार से अनटच सफेदी जो पर्वतों के अंदर सर्दियों के दिनों में होती है, जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही वो सफेद भूदृश्य के समान मेरी दादी मां उस घर में जहां पर भी वो घूमती थी नजर आती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी मां अच्छे मित्र हुआ करते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो उन्होंने मेरे को दादी मां के पास रहने के लिए छोड़ दिया। यानी जब मेरे माता पिता दोनों शहर चले गए रहने के लिए, तो मुझे अपनी दादी मां के पास छोड़कर चले गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। और तब से मैं और मेरी दादी मां लगातार साथ रह रहे हैं। हम अच्छे एक दूसरे के मित्र हैं। यानी दादी मां
अपनी हर बात मेरे से शेयर करती है और मैं भी अपनी दादी माँ से कुछ नहीं छिपाता हूँ। She used to wake me up. मेरी दादी माँ मुझे सुबह जगाया करती थी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। मेरी दादी माँ रोजाना मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब मेरी दादी माँ रोजाना मुझे नहलाती और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो एक ही लय में, एक ही धुन में, एक ही गाना हमेशा वो मुझे सुनाती थी। और इसलिए सुनाती थी ताकि बार बार उस गाने को सुनकर और उसको लर्न कर लूं, मैं उसको सीख लूं। गाना मतलब वो श्रेया घोषाल वाला नहीं, गाने का मतलब रिलीजियस लिटरेचर कोई भजन से है। तो हमेशा दादी माँ वो सुनाती रहती थी और मैं सुनता रहता था। लेकिन कहता है आई कुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो इसलिए सुनाती थी ताकि इसको सुनकर मैं याद कर लूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं इस गाने को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज से बड़ा प्यार था। मुझे मेरी दादी माँ की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं सुनता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। लेकिन कभी भी मैंने इसको याद करने की जरूरत नहीं उठाई। Then she would fetch my wooden slate. फिर मेरी दादी माँ जाकर मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको दादी माँ पहले ही सुखाकर पीले रंग की चौक का प्लास्टर कर चुकी होती थी। वह स्लेट मेरे को लाकर देती। A teeny earthen ink pot, एक छोटा सा मिट्टी का स्याही की दवात लाकर देती। एंड रेड पेन, एक लाल रंग की मेरे को कलम देती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन समस्त चीजों को वो एक गठरी में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और फिर वो गठरी मेरे हाथ में दे देती। ये तुम्हारे जैसे बैग नहीं होते थे उस समय। दादी माँ इन समस्त चीजों को एक गठरी में बांधकर मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्प्रेड चपाती with a little butter and sugar spread on it. क्वेश्चन बनेगा लेखक नाश्ते में क्या करता था? तो लेखक कहता है ठंडी मोटी रोटी। स्टाइल का मतलब ठंडी, बासी नहीं। ठंडी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा घी और उस घी के ऊपर थोड़ी सी चीनी। इसका नाश्ता करने के बाद We went to school. हम स्कूल चले जाते। हम कौन? मैं और मेरी दादी। इसके बाद हम स्कूल चले जाते। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और स्कूल जाते समय मेरी दादी गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी ठंडी रोटियां लेकर जाती थी। इसको यह अंडरलाइन करो, और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो लिख लो जल्दी से, या बोर्ड पे लिखूं। Question number 1. How did the writer grandmother look like? जल्दी से उतारना। Question number 2. Describe the writer's father. सर, गुप्ता जी से पूरी फोटो वाले बच्चे को नीचे भेज देंगे। आइए, उन्होंने पढ़ा दिया इसलिए। पढ़ा दिया तो बोल देना, छुट्टी कर देना, थोड़ी देर बाद नीचे मत भेजना हमको। Portrait. Question
क्वेश्चन नंबर 3 फादर का बेटा इसको ग्रैंडफादर का लेना ग्रैंडफादर how can you say that the grandmother was a religious lady. Question number 4. Why did the grandmother sing a song during Bhatia Raja? Question number 5. What did the writer had in breakfast? Question number 6. How did the grandmother help the writer for preparing for school? बेटा एक आध क्वेश्चन इसका फिर लिखवा दूंगा मैं जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम जल्दी से लो बेटा 30 सेकंड अपने पास स्क्रीनशॉट लो टेल मी हैव यू डन और नॉट ओके